अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी मेरे साथ एक वाक़या हुआ है कि 16 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की और ऑडियो ऑन ही नहीं थी उसकी, तो मुझे ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। खैर इस्लामाबाद जो है वो इस टाइम तैयार है नेगोशिएशन के जो है वो सेकंड राउंड की तरफ लेके जाने के लिए। चीज़ों को अनऑफिशियली दोनों तरफ से जो है वो ट्वीट्स की भरमार इस टाइम की जा रही है, और ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की दी जा रही हैं कि हमें ये लग रहा है कि हम वापस जंग की तरफ जा रहे हैं। बट आपने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं और इनका रिज़ल्ट डिफरेंट ही निकलता है। ख़ासतौर पर ट्रंप के मामले में तो चीज़ें उलट ही निकलती हैं। तो आपने फोकस करना है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। आपने वेट करना है ये सेकंड राउंड का मुज़ाकरात की, जो सेकंड राउंड इस्लामाबाद में होना है उनका, और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। खैर मैंने अपने तौर पे कुछ रिसर्च और एनालिसिस करके जो तैयारी की थी वो ये था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ईरान इसराइल की जंग चल रही है, इसमें ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं है। इसमें क्योंकि समंदर का एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, और जहाँ से 1/3 फर्टिलाइज़र और 1/3 हीलियम की प्रोडक्शन यहाँ से होकर जाती है दुनिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन भी है जहाँ जिसके बंद होने की वजह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस में जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने 4 सिनेरियोज़ प्रिपेयर किए थे, जो मुझे लगता है कि 4 सिनेरियोज़ होंगे इस जंग के, इस सिचुएशन के सारे। जंग तो बात की बात है, इस सारी सिचुएशन के 4 सिनेरियोज़ होंगे। उन 4 सिनेरियोज़ को मैं बारी बारी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा और यूट्यूब पे ये कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो पहला सिनेरियो तो है कि ये सीज़ फायर, हम पाकिस्तान, जनरल आसिम मई, शहबाज शरीफ वगैरह, ये गवर्नमेंट के जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस हकदार, ये लोग कामयाब हो जाते हैं टेम्परेरी सीज़ फायर को परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर तो ऐसा होता है, जो कि अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो ये बहुत एक आप कह रहे हैं कि अच्छा सिनेरियो होगा हमारी ज़िंदगियों को वापस उसी तरफ लेके जाने के लिए जिस तरफ ये फरवरी के महीने में, रमज़ान के महीने में इस जंग से पहले थे। होगा क्या कि ऑयल की प्राइसेस जिस तेज़ी से ऊपर गई हैं उसी तेज़ी से वापस नीचे आएंगी, और ऑयल की प्राइसेस नीचे आने की वजह से आम चीज़ों की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज़ हो गई थी, ग्रॉसरीज़ की प्राइस, आम इस्तेमाल की चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो गई थी, वो वापस चली जाएगी और हमें थोड़ा सा सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। सेम इसीलिए इसी का फर्टिलाइज़र पे जाता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फर्टिलाइज़र की कमी हो रही थी। इंडिया बिलखसूस उनके पास भी 3 महीने का फर्टिलाइज़र जो है वो बचा हुआ था। ये वाला वो रीजन है जो क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है। इस एरिए से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर खाने पीने के इस्तेमाल में आती हैं, और ये कल्टीवेशन का सीज़न है। गंदम निकाली जा रही है अभी, और फिर उसके बाद आगे मज़ीद फसलें जो हैं वो की जाएंगी, बोई जाएंगी। तो उसमें सिचुएशन ये है कि फ़र्टिलाइज़र की जो कमी हो रही थी, वो फ़र्टिलाइज़र की कमी हमें नहीं होगी और हमें फ़र्टिलाइज़र वाफर मिक़दार में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से मिल जाएगा। क्रॉप प्रोटेक्शन हमारी जिस सिचुएशन पे पहले चल रही थी उसी सिचुएशन पे चलती रहेगी। हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। उनके जो एसेट्स इस टाइम यूरोप और अमेरिका के अंदर फ्रोज़न हैं, 20 अरब या अरबों डॉलर के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ हुए हुए हैं। उन एसेट्स को खोल दिया जाएगा जिसके लिए जो ईरान रिकन्स्ट्रक्शन या अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटने का मतलब ये भी है कि पाकिस्तान ईरान से सस्ता ऑयल ख़रीद सकता है, और उस ऑयल के साथ साथ वहाँ से जो गैस पाइपलाइन ईरान के बॉर्डर तक आई हुई थी और सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो गैस पाइपलाइन भी कंप्लीट होती है। और पाकिस्तान के अंदर एनर्जी इश्यूज़ या एनर्जी इन्फ्लेशन जो चल रही थी, प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई थी, वो पहले से भी ज़्यादा कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दुआ करें कि ये पहला सिनेरियो नंबर 1 के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कम्प्लीटली खोल दिया जाता है और ये सीज़ फायर परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा हो जाए। अब चलते हैं कम ख़तरनाक बट स्टिल ख़तरनाक सिनेरियो नंबर 2 पे। वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टेम्परेरीली खोला जाता है। वो सिचुएशन तब बनेगी जब ये सीज़ फायर की डेट एक्सटेंड कर दी जाती है और इस सीज़ फायर को परमानेंट सीज़ फायर में कन्वर्ट नहीं किया जाता, परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि हम इसको मज़ीद 2 हफ़्ते मज़ीद निगोशिएशन के लिए, रूम के लिए, हम मज़ीद 2 हफ़्ते के लिए इसी सीज़ फायर को चलेंगे और हम उसमें मुज़ाकरात करेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक विंडो मिलेगी। उस विंडो में आपने क्या करना है, उस विंडो के अंदर ये मैं नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं ये इनफरादी लेवल के ऊपर या एक आम बंदे के लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहा। अगर आम बंदे के लेवल के ऊपर ये बात होगी वो करें, बट छोटे लेवल पे करें, जहाँ जहाँ पे ऑप्शनल है ये चीज़ें। क्योंकि आम बंदा जब ये वाली चीज़ें करेगा तो सबके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये थोड़ा
क्रिटिकल टाइम फ्रेम होगा हमारे लिए। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो ऑयल के जो ज़ख़ीरा है वो कोशिश करना है कि हमारे पास जो ऑयल के ज़ख़ीरे अवेलेबल हैं, जगह अवेलेबल है, वहाँ पे ऑयल हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सकें, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होगा। टेम्प्रेरी होने के बाद इसमें जंग होती है नहीं होती हमें नहीं पता, तो हमें पहले से तैयारी करनी है इस चीज़ की। ऑयल हमने अपने पास रखना है, एज़ मच एज़ फर्टिलाइज़र हमने अपने पास रखना है। मैंने पहले कहा था कि कल्टीवेशन का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और आगे हमने मज़ीद फसलें भी लगानी हैं, तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी अगली जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी उसकी यील्ड कम ना आए, क्योंकि वो अगर यील्ड कम आती है तो फिर हम फूड शॉर्टेज वाली साइड पे भी जा सकते हैं। इसलिए हमने ऑयल इकट्ठा करना है, हमने फर्टिलाइज़र इकट्ठा करना है। वो कंपनीज़ जो हीलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कंप्यूटर चिप्स हैं, आपकी मेडिकल इमेजरी इक्विपमेंट्स हैं, आपका मोबाइल के चिप्स हैं, एआई चिप्स हैं, कंप्यूटर की चीज़ें बनती हैं, बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, उसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी जगहों के, ऐसी जो प्रोडक्शन साइट्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी उसकी, ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकें। उसके बाद फिर ग्रॉसरीज़ के कुछ आइटम, ये मैं अब मैं इनफरादी सतह पे बात कर रहा हूँ कि आप एहतियातन हफ़्ता 10 दिन 15 दिन की एक्स्ट्रा ग्रॉसरी करके अपने पास रख लें। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शॉर्टेज हो जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ये खर्चे जो हैं जंग की वजह से हमारे खर्चे इंक्रीज़ होंगे, हमारी आमदन इंक्रीज़ नहीं होती। तो अगर वो खर्चे इंक्रीज़ होते हैं हमारे, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हों ताकि हमारी जेब के ऊपर ये चीज़ें हल्की जाएँ। आपने महीने 2-2 महीने की लूट मार नहीं मचानी आपने, जो आप लोग कर लेते हैं कि कह दिया किसी ने तो आपने जाके जनाब वो अन्नी मचा दी है पूरी मार्केट के अंदर, और उसके लिए आप उसकी वजह से आपने दूसरों पे भी मुश्किल डाल दी है कि आपने जाके चीज़ें तो ख़रीद ली हैं लेकिन आपकी ख़रीदने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हुई है, पीछे से या तो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है या फिर उनके रेट जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही होती है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने ज़रूरत के तहत कुछ दिनों के लिए ले लेना है और उसको फिर आपने अपने पास स्टोर करके रखना है। ये था सिनेरियो नंबर 2। अब आ जाते हैं सबसे ख़तरनाक सिनेरियो नंबर 3 पे। सिनेरियो नंबर 3 ये है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हम लोग दोबारा जंग की तरफ चले जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो परमानेंटली क्लोज़ कर दिया जाता है ईरान की तरफ से, और उसका रिज़ल्ट सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे नहीं पड़ेगा। अगर ये होता है तो फिर सऊदीया वाली साइड से यम्बो पोर्ट से जो रास्ता आता है बाबुल मंदब वाला, उसको भी क्लोज़ कर दिया जाएगा, और बाबुल मंदब के पीछे आपका सूज़ कनाल है उसको भी क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया जहाँ 20% ऑयल की प्रोडक्शन में कमी देख रही थी, पूरी दुनिया जहाँ पे फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में 1/3 या 33% कमी देख रही थी, 30% कमी देख रही थी, इसी तरह हीलियम की प्रोडक्शन में 30% कमी देख रही थी, वो दुनिया में ये जो शॉर्टेज है ये 50% से ऊपर चली जाएगी। ऑयल की प्राइसेस एकदम सर्ज करेंगी और $150 पर बैरल से भी ऊपर चली जाएंगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक मैसिव लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा कि अशिया जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आम इस्तेमाल की चीज़ें, ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो आम आदमी के बस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगी। फर्टिलाइज़र 50% प्रोडक्शन उसकी रुक जाएगी। 50% प्रोडक्शन रुकने का मतलब ये है कि ये हेमिस्फीयर जिसमें हम इस टाइम रह रहे हैं, यहाँ पे जो क्रॉप की अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, मज़ीद गंदुम निकाली जा रही है और मज़ीद आगे आने वाली फसल के लिए तैयारी की जा रही है, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। फर्टिलाइज़र हमारे पास नहीं होगा तो हम फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते। प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोडक्शन की जो यील्ड है वो कम आएगी। यील्ड कम आएगी और ये जंग ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये जंग चंद सालों तक चलती है, जो कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट इस टाइम फिज़िकली जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस नहज के ऊपर चीज़ें पहुंच चुकी हैं, इसराइल जिस तरह पागल हुआ हुआ इस टाइम ग्रेटर इसराइल के चक्रों में, जहां वो अपने मुंह से बार बार दज्जाल के आने का जिक्र कर रहा है नेतन्याहू कि मैंने उसका इस्तकबाल करना है, जहाँ पे ये जंग जो है वो एक ज़मीनी कार्रवाई या यूरेनियम वाले मामलात से निकल के डायरेक्ट पहुँच चुकी है आपके रिलीजन के ऊपर। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जंग लंबी चल सकती है, और अगर ये जंग लंबी चलती है तो हमें ईयर ओवर ईयर जो है वो प्रोडक्शन कम होगी, तो कहत के जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। मुझे नहीं पता ये टाइम कब आना है, बट हज़ूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के आने से पहले 3 साल मुसलसल कहत होगा और हर साल कहत की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी कि ज़मीन अपना जो यील्ड है उसको रोक लेगी, अपनी प्रोडक्शन को रोकती जाएगी। तो ये मैं सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में कह रहा हूँ कि अगर जंग होती है और लंबी चलती है तो आपका बाबुल मंदब वाला रास्ता भी बंद होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी बंद होता है और सुएज़ कनाल भी बंद होता है। तो हमारी जो शॉर्टेज है, एनर्जी क्राइसिस प्लस फर्टिलाइज़र क्राइसिस, ये 50% प्लस पे चला जाएगा और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें अपने लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा और हमें वो चीज़ें जो हम बहुत कसरत से यूज़ करते हैं उनमें थोड़ी कमी लेके आनी पड़ेगी। और अगर ये जंग होती है और ईरान के ऊपर दोबारा अटैक किया जाता है तो ईरान मज़ीद तेज़ी के साथ गल्फ़ कंट्रीज़ पे भी अटैक करेगा।
अच्छा याद रहे कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो ज़मीनी पानी पे रिलाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बोर वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे पानी इस तरह नहीं निकाला जाता। वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं जो समंदरी पानी को कन्वर्ट करते हैं पीने के पानी के अंदर। तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उन पे अटैक करेगा और वहाँ पे पानी की शदीद किल्लत आ सकती है। दूसरी बात, सऊदीया 80% रिलाय करता है अपनी फ़ूड कमोडिटीज़ के लिए जो बाहर से इंपोर्ट करता है। उनकी अपनी जो प्रोडक्शन है फ़ूड कमोडिटीज़ की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो अपनी नहीं है, वो बाहर से रिलाय कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर फ़ूड शॉर्टेज पाकिस्तान, इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ईरान डायरेक्टली उन वहाँ पे अटैक कर रहा होगा। उसके बाद सिचुएशन जो पाकिस्तान के लिए बुरी बनती है वो ये है कि तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी इस टाइम गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं। और अगर ये लोग वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे ये जंग मुसल्लत होती है उनके ऊपर, या ईरान अमेरिकी अड्डों पे और यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर और कतर वगैरह के अंदर अटैक करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मास ले ऑफ्स किए जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी कि वहाँ पे कंपनीज़ को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो रेमिटेंसेज ये 50 लाख लोग पाकिस्तान भेज रहे थे वो रुकेंगी, आपके फॉरेन रिज़र्व के अंदर कमी आएगी और उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात बन सकते हैं। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो पैनिक करने के लिए नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर ये होगा तो उसके ये रिज़ल्ट निकल सकते हैं। आप किसी भी एआई पे जाके ये चीज़ें वहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि वो आपको क्या बताएगा। वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, किसी किस्म का मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये काम होने ही वाला है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये 4 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। इन चारों सिनेरियोज़ में से अगर कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। उसके बाद आपका जो इन्फ्लेशन है वो इन एरियाज़ के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और कमोडिटीज़ को लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इशू होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकेंगे। लॉकडाउन जैसी कैफियत बन सकती है, बट ये लॉकडाउन कोविड के लॉकडाउन से ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के अंदर आपके पास क्राइसिस तो आया था, बट इस लेवल का क्राइसिस नहीं आया था कि सारी की सारी कंट्रीज़ इकनॉमिकली भी सफ़र कर रही थी और वो एक जंग की सिचुएशन में एक दूसरे से डील कर रहे थे। इसके बाद जो लास्ट सिनेरियो है, जो फोर्थ सिनेरियो है, वो ये है कि ट्रंप जो है वो ये जंग जीत जाता है। ईरान के ऊपर इस सख्त तरीके से हमला किया जाता है कि ईरान हार मान लेता है और ट्रंप जो है वो ये जंग जीत जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना जो है वो एक बड़ा कंटेंडर होगा इन सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि चाइना जो है वो अपना उसका जो गैस, ऑयल और हीलियम गैस है, क्योंकि चाइना भी एआई चिप की प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी सोर्स है जहाँ से जो है वो हीलियम की उसकी एआई की चिप्स की प्रोडक्शन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में 90% ऑयल जो है वो गल्फ़ कंट्रीज से चाइना को रिसीव होता है। तो वेनेजुएला वाले ऑयल के ऊपर ऑलरेडी ट्रंप जो है वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, और ईरान वाले ऑयल के ऊपर भी अगर कब्ज़ा कर लेता है तो चाइना वाली साइड से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। और इस सिचुएशन के अंदर चाइना जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। फिर ये चीज़ जंग वाली साइड पे भी जा सकती है, और हमारे पास जहाँ पे सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, वहाँ पे चाइना की मौजूदगी और चाइना के आने से ये जंग कितनी ज़्यादा फैलेगी वो आपको ऑलरेडी उसका एहसास होगा। याद रहे कि ईरान जो है वो अभी इस टाइम अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, और अमेरिका ये जो सीज़ फायर यहाँ पे चल रहा है, 17 मार्च को पहले अमेरिका ने ही ईरान से सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी, जो ईरान ने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद अमेरिका ने फिर ईरान से दोबारा रिक्वेस्ट की थी 2 दिन के सीज़ फायर की, ईरान ने वो भी रिजेक्ट कर दी थी। फिर जब तक बीच में दूसरी कंट्रीज़ नहीं आई, ईरान ने अपनी तरफ से 10 नकाती एजेंडा दिया कि हम इन चीज़ों पे बात करेंगे तो हम सीज़ फायर करने को तैयार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने को तैयार हैं। उसमें पूरे रीजन के अंदर जंगबंदी शामिल थी और लबनान भी उनमें शामिल था, और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज होती गई। वो 10 नकाती एजेंडा जो है वो मज़ीद फैलता गया। लबनान बीच में शामिल हुआ था, लबनान की जंग रोकी गई, बट कल इसराइल ने वो भी वहाँ पे भी जो है वो दोबारा अटैक किया है लबनान के ऊपर। तो ये सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, उस सिचुएशन में सबसे बेहतर सिचुएशन या सबसे बेहतर सिनेरियो हमारे पास यही है कि अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर परमानेंट जंगबंदी में कन्वर्ट हो जाए, और ये जो जंग इस रीजन के अंदर चल रही है वो ख़त्म हो जाए। बट मुझे ज़्यादातर जो लगता है वो यही है कि ये सीज़ फायर एक्सटेंड होगा, टेम्परेरी सीज़ फायर वाली साइड पर जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका के कहने पे या पाकिस्तान के कहने पे या किसी भी कंट्री के कहने पे इसराइल वो ग्रेटर इसराइल वाला ख्वाब छोड़ दे और आसपास के रीजन के ऊपर अटैक करना छोड़ दे, जो उसकी 77 साल हिस्ट्री जो पुरानी है जिसमें वो ये काम कर चुका है, अभी तक मल्टीपल टाइम्स कर चुका है। ये नहीं हो सकता कि वो खसलत जो है वो सिर्फ हमारे कहने पे या किसी भी मुल्क के कहने पे ये चीज़ छोड़ देगा। नेतन्याहू वैसे ही दिमागी तौर पे फारिग आदमी है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि वो
ये काम करेगा। अमेरिका और इसराइल मुतअद्दिद बार हिस्ट्री के अंदर भी अपने कहे से मुकरते रहे हैं, तो हमें बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये सीज़ फायर टेम्परेरी सीज़ फायर एक्सटेंड होगा, परमानेंट सीज़ फायर अभी नहीं होगा। बाकी जंग अल्लाह ना करे हो दोबारा। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे, जंग भी दोबारा छिड़ सकती है। मेरे ख्याल में अगले आने वाले जो 3 दिन हैं, पीर, मंगल और बुध का, तो उन 3 दिनों में हमें क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद रेडी है, आसिम मुनीर रेडी हैं, शहबाज शरीफ रेडी है, इसहाक डार रेडी है, पाकिस्तान रेडी है मीडिएट करने के लिए और इस जंग को हमेशा के लिए बंद करने के लिए, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का भला है, इसमें सिर्फ हमारा भला नहीं है। तो लेट्स सी क्या बनता है, अगले आने वाले 3 दिन का इंतज़ार करते हैं।